नमस्कार शिक्षक साथियों और नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट पार्ट में हमने कक्षा 6 की न्यू 8 ग्रेड पुस्तक न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट पार्ट में हमने आपको सही विकल्प दिखाए थे कि किस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी दिखा दी थी। यदि आपने पहला नंबर पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उसे आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद हमने अति लघुत्तरीय 10 प्रश्नों को यहां पर आपको कंप्लीट करके दिखाया है। इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते समय चित्रों की भी यहां पर हेल्प ली गई है। किस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा, इन उत्तरों की क्या सीमा होगी, कितने शब्दों में यह आपको लिखना है और किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखें कि आपको पूरे नंबर एग्जाम में आ जाए। और यदि आप इन क्वेश्चन के आंसर के साथ में इस प्रकार के चित्र बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के 10 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। और साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, यह आपको लिखना है। बच्चों, यह जो क्वेश्चन है यह आपके ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पता लगाएंगे कि चारों दिशाएं कौन कौन सी कहां स्थित है। तो 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, यह आपको लिखना है। यह व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो इसका व्यवहारिक आंसर यह है कि अपना मुंह सूर्य उदय की, यानी कि जिधर से सूर्य उदय होता है उस दिशा में रखकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले आपको इस प्रकार से खड़े होना है और अपना जो मुंह है, आपकी जो नाक है, वह सूर्य उदय की दिशा में होना चाहिए। उसके बाद मुंह के सामने आप देखेंगे तो आपकी जो दिशा है वह पूर्व रहेगी। दाएं हाथ की दक्षिण, दाएं हाथ से अर्थ है कि आपका राइट हैंड, आपका जो राइट हैंड है उस हाथ की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा होगी। ठीक है। बाएं हाथ से अर्थ है कि लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड की उत्तर होगी और पीछे की जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी। तो इस प्रकार आप चारों दिशाओं को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है IST। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा। IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। किसका? IST का, IST और GMI, इन दोनों शब्दों का आपको फुल फॉर्म लिखना है और आपको आना भी चाहिए। इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। I से आपका इंडियन बन गया, ठीक है, S से आपका स्टैंडर्ड बन गया और T से आपका यहां पर टाइम बन जाता है। इसी प्रकार से GMT का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रीनिच मीन टाइम। भारतीय मानक समय इसे हिंदी में कहा जाता है। तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। दूसरा है ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है। तो यह आपका कंप्लीट आंसर दूसरे का हो जाता है। चलिए, इसी प्रकार से एक और IMP क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं, जो ग्रीनिच है उसके ऊपर यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा, यह आपको बताना है। ठीक है। ग्रीनिच पर जो ग्रीनिच का टाइम है उसके ऊपर ग्रीनविच रेखा की बात हो रही है। तो ग्रीनिच पर यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व की ओर और 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आपको हमेशा एक बात याद रखना है। तो ग्रीनिच जो है उससे टाइम देखा जाता है। तो यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, इसका अर्थ है कि 12 बज रहे हैं, टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो प्रत्येक 15 यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। तो 15 डिग्री
आप आगे बढ़ते जाएंगे, देन आपको स्थानीय समय का 1 घंटा ऐड होता चला जाएगा, अर्थात 15 डिग्री पूर्व पर 1 बजेंगे। यहां 12 बज रहे थे तो 12 + 1 आपका हो गया 1। इसके बाद 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री का अर्थ है कि 2 15 15 मतलब 12, तो ये 15 डिग्री का 1, 15 डिग्री का 1, कुल मिलाकर 2 वहां पर बच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट भी करना आना चाहिए। मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए। आपको मोहन के बगीचे, कोई भी नाम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, आपका नाम भी वहां पर हो सकता है, कि आपको एक बगीचे का साधारण मानचित्र बनाना, एक चित्र बनाना है। ठीक है, जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो आपको जो बगीचे की लंबाई चौड़ाई रखना है वह कितनी रखना है, तो 60 मीटर तो आपको चौड़ा रखना है और 40 मीटर आपको 60 मीटर आपको लंबा रखना है और 40 मीटर आपको चौड़ा रखना है। इस कार्य के लिए आप मानेंगे पैमाना। पैमाने का अर्थ है कि यदि आप स्केल के ऊपर 60 मीटर और 40 मीटर की लाइन खींचेंगे तो क्या आप खींच सकते हैं? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 मीटर को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। आपके स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर बड़ी ही आराम से आ जाएगी। कुल मिलाकर आपका जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर के लगभग का होता है और बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर का होता है। तो आप आराम से 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेकर 60 मीटर और 40 मीटर की लाइन खींच सकते हैं। यानी कि आप यदि 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर माने तो आपको 60 मीटर के लिए 6 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के लिए 40 मीटर के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना होगी। तो यह जो लाइन है आपकी, यह है 4 सेंटीमीटर की और यह जो लाइन है आपकी ऊपर वाली, क्योंकि यह आयताकार है, इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो ये भी 4 की और ये 4 सेंटीमीटर और ये आपकी 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स को बनाने के बाद में, चूंकि हमें चित्र बनाना है बगीचे का, बगीचे में क्या क्या होता है, तो बगीचे में सूर्य उदय भी होता है, चूंकि ये खुला होता है, खुले आसमान के नीचे होता है, तो सूर्य की किरणें भी वहां पर आती है। यहाँ पर हमने एक पेड़ दिखा दिया, एक पक्षी दिखा दिया, यहाँ पर एक छोटा सा हरा पेड़ दिखा दिया, एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप से घर भी है, वहां पर रोड भी बना हुआ है, मान लीजिए बत्ती भी लगी हुई है, आपकी गाड़ी भी वहां पर जाती है, उसके नज़दीक ही आपका कहीं स्कूल है या कुछ आप घर भी मान सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर पौधारोपण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही चित्र आप कॉपी करें, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी इससे मिलता जुलता चित्र बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन आपसे जीवन में रिपीट होता रहेगा। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 देशांतर पर है, उसे अंतरराष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत, तो यहां पर इस प्रकार पृथ्वी की पोजीशन होती है और एक लाइन आपको सामने की तरफ से और एक पीछे की तरफ से घिरी हुई होती है। इस तो एक मुख्य याम्योत्तर और इसके पीछे इस प्रकार से लाइनें और भी बनी होती है। हमने पिछले चित्रों में यहाँ पर देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो मान लीजिए एक रेखा ये है, तो एक इसके पीछे की तरफ इस तरफ से घूमकर इस तरफ आ रही है। हम इस रेखा को यदि याम्योत्तर कहें तो उसे कहेंगे ग्रीनिच रेखा। ठीक है, तो ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 देशांतर पर होती है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको इसे लिखना है और हो सके तो मैंने जो आपको लास्ट में चित्र बताया वह चित्र भी आप इस पर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट और एक और आईएमपी क्वेश्चन है कि वारा मिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था।
जो वारामीर थे वे खगोलविद थे। आपको एक ही वर्ड में याद होना चाहिए कि वारामीर खगोलविद थे, साथ में ज्योतिषविद थे, ज्योतिषी भी थे, वे गणितज्ञ भी थे। ये तीन उनकी विशेषताएं हैं और इन तीन विशेषताओं से ही वारामीर को जाना जाता है, जिन्होंने 1500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 1500 साल पहले उज्जैनी में रहकर, उज्जैनी जो आज का उज्जैन है, तो उज्जैनी में रहकर अपना कार्य किया। उज्जैनी नगर आज के समय में मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर है और इस उज्जैन को ही बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र का उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। आपको इनके रूढ़ चिन्ह बनाना है। किन किन के रूढ़ चिन्ह बनाना है? कुल मिलाकर यदि आप इस चित्र को देख लें तो आप पहचान जाएं कि ये क्या है, यह क्या बता रहा है। तो ऐसे चिन्हों को हम कहते हैं रूढ़ चिन्ह। ठीक है, जो उसकी एक इमेज होती है, जो उसका एक मॉडल होता है, ग्राफिक मॉडल होता है, जो उसका पेपर का मॉडल होता है, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये चित्र इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक चित्र है। अब जैसे आपको बनाना है वृक्ष का, ये वृक्ष का एक सिंबॉलिक चित्र है। ठीक है, सिंबल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा वृक्ष है। ठीक है, इससे ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये किस चीज का वृक्ष है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि ये एक वृक्ष है। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है, इसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो देन आप कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है पुलिस स्टेशन की। इसी प्रकार से यह तालाब का चित्र है। इस चित्र से पता चलता है कि यह तालाब है, छोटा है, बड़ा है, गहरा है, जो भी है, लेकिन यह तालाब है। पक्की सड़क, पक्की सड़क का इस प्रकार से चिन्ह होता है। इस प्रकार से यहाँ लाइनें खींची होती है और इन लाइनों के बीच में यहाँ पर पक्की सड़क बननी होती है। आपके गांव में भी आपने देखा होगा कि सड़क के आसपास यहाँ पर छोटी थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई होती है। इस प्रकार से यह चित्र है और इसके बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की पट्टियां भी बनी होती है, तो इसे पक्की सड़क कहा जाता है। ठीक है, तो यह पक्की सड़क का सिंबल है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों और साथियों, जिस क्वेश्चन में जितना वेटेज है, जितने वर्ड में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाना है, मैं आपको उतने ही वर्ड में इसे कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो आपको यहां पर समझाना भी है। तो प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। एक होते है आपकी दूरी। मानचित्र से अर्थ है कि आपका जो मैप है, आपका जो मैप होता है, आपका जो नक्शा होता है। ठीक है, नक्शा आपसे मतलब है आपके देश का, आपके प्रांत का, आपके स्टेट का, विश्व का जो भी नक्शा है, उसे हम कहते हैं मानचित्र। तो मानचित्र के प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। एक दूरी होती है, एक दिशा होती है और एक होता है प्रतीक चिन्ह। तो ये 3 प्रमुख घटक होते हैं। इनको आप चाहें तो किताब में से देखकर इनके बारे में एक एक लाइन भी लिख सकते हैं। मैंने लिखी थी लेकिन वो किसी कारण से यहाँ पर डिलीट हो गई है, तो आप इनके बारे में एक एक लाइन भी लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अमूमन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी चूंकि नई पुस्तक का यह पार्ट है तो डेफिनेट पूछा जाएगा कि जो मानचित्र होता है और जो रेखा चित्र होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो रेखा चित्र एक बिना पैमाने का, बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, एक ही बार में यहां पर लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। रेखा चित्र एक बिना पैमाने का चित्र होता है। पैमाने से अर्थ मैंने बताया था कि एक बड़ी डिस्टेंस को हम छोटे डिस्टेंस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, तो उसमें रेखा चित्र में ऐसा नहीं होता है। जो किसी स्थान का एक सामान्य विचार देता है तो रेखा चित्र के अंदर पैमाने का प्रयोग नहीं होता है और यह किसी भी स्थान का एक सामान्य विचार देता है। जबकि मानचित्र एक सटीक
मानचित्र एक सटीक बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी देता है कि यहां हमारी बॉर्डर है और इतने किलोमीटर अफगानिस्तान से लगी है, इतने पाकिस्तान से लगी है, मध्य प्रदेश के आसपास कितने आपके स्टेट है, उन स्टेट की कितनी बॉर्डर है, सब सटीक जानकारी आपको मानचित्र पर मिलेगी, कहीं ज्यादा न कहीं कम। पैमाने के अनुसार बनाया गया चित्र होता है जो किसी क्षेत्र की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वो जो नक्शा जिस विषय का है उसकी आपको पूरी जानकारी है देता भी है। रेखा चित्र एक कच्चा चित्र होता है जो माप क्रम में नहीं होता है, मतलब उसमें कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है, उसकी डिजाइन ठीक ठाक नहीं होती है, एक औपचारिक रूप से काल्पनिक रूप हुआ होता है, जबकि मानचित्र किसी क्षेत्र का विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में शायद आ गई होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। आपको भारत के मानचित्र में, ठीक है, क्या मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है और दर्शाना भी है। चलिए, ये आपका भारत का नक्शा जो आप देख पा रहे हैं, इसकी मैंने कहा था कि नक्शे के अंदर पैमाना होता है और हर चीज फिक्स होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी लंबाई चौड़ाई में अंतर कहीं भी नहीं आएगा, जहां भी देखने को मिलेगा इसी प्रकार का नक्शा छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अनुपातिक दृष्टि से वह बराबर ही होगा। आपको मध्य प्रदेश दिखाना है तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है। इस मध्य प्रदेश राज्य की 5 स्टेट से 5 राज्यों से सीमा लगती है। एक तरफ यहाँ पर आपका राजस्थान होता है, इस तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपका महाराष्ट्र होता है और इस तरफ आपका यहाँ पर गुजरात राज्य होता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से मिलकर लगी हुई है, 5 राज्यों से लगी हुई है। आपको राज्यों का नाम भी याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को आप यूपी भी कहते हैं, राजस्थान को आरजे से भी पहचाना जाता है, गुजरात को गुजरात भी कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र को आप महाराष्ट्र कहते हैं और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर इनके फुल नेम, और उत्तर प्रदेश को हम यूपी भी कहते हैं। तो कभी कभी यूपी कह दिया जाता है, कभी कभी आप उत्तर प्रदेश कहते हैं। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को एमपी भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसका एमपी होता है, फुल फॉर्म इसका मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हम इन्हें बड़े ही धैर्य से ध्यान से समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और शिक्षक साथी इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बच्चों को, आपके पास यदि टीवी उपलब्ध है, कोई साधन उपलब्ध है ऐसा, तो उसके ऊपर जरूर दिखाएं और प्रैक्टिस करवाएं। लास्ट ईयर सेस और नेस की एग्जाम के अंदर इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत ही इस प्रकार की बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पर लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक लघु नगर है, ठीक है, ये एक लघु नगर है। इस को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इससे पहले आप डायरेक्शन समझ लीजिए। ये डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, जो मैंने बनाया है कैंपस, ये डायरेक्शन के लिए है। ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है। ईस्ट से अर्थ होता है पूर्व, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी दक्षिण है और ये आपकी उत्तर दिशा है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी 4 दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आप मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर है तो आपका मुंह इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है, इस तरफ है। आप जिधर भी हैं और यहाँ पर आपसे यदि कहा जाए कि आप इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो आपका पीछे वाला भाग जो है किस तरफ है, वह दक्षिण दिशा की ओर है। आपको यदि इस तरफ चलना है तो आप किस तरफ चलेंगे, दक्षिण दिशा में चलेंगे। तो आपको सेंटर इसे मानना है, ठीक है। सेंटर से आपको किधर जाना है ये आपकी दिशाएं बताएगी।
चलिए इस प्रकार का एक चित्र आपकी बुक में भी दिया गया है 8th ग्रेड में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। अब आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। अब आप दिशाओं की गणना कहां से करेंगे, पहली चीज तो यह है कि आप दिशाओं की गणना किस तरफ से करेंगे। अब आप देखिए रेलवे स्टेशन तो यहाँ पर है। अब आप इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। अब ऐसा समझ लेंगे, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से आपको सोचना है, ठीक है, ये आपने ऐसा समझ लिया। अब आप बताइए कि वेस्ट, वेस्ट का अर्थ है पश्चिम, तो जो रेलवे स्टेशन है वो इस गांव के परिदृश्य में, इस लघु नगर के परिदृश्य में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये आपके पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये आपके पश्चिम, यहाँ से देखेंगे सेंटर में से तो ये आपके पूर्व है, ये आपके पश्चिम है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, ये रेलवे स्टेशन है और ये आपके पश्चिम में है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा में चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे। कैसे क्या जाना है आपको, बैंक से बाजार जाना है, ठीक है, बैंक से बाजार जाना है, तो इसके लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा में जाएंगे। चलिए बैंक कहाँ है आपका, ये देख लीजिए, और ये आपका यहाँ पर बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। तो बैंक से बाजार जाने के लिए आपका बाजार है यहाँ पर, आपको यहाँ आना है। आप क्या रास्ता रखेंगे, पहले तो इस तरफ आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे और फिर इस तरफ आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आप ये बैंक यहाँ पर है तो आप पहले इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे और फिर इधर आएंगे। तो आप यहाँ पर आप अपने आप को रख के देखेंगे, यहाँ पर आप अपने आप को रख के देखेंगे, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है बैंक से, और ये आपकी साउथ है। तो आप जो है पहले किधर जाएंगे, पहले पश्चिम में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करा पश्चिम दिशा में चलना, ये आप पश्चिम दिशा में आए, उसके बाद दक्षिण दिशा में आएंगे, उसके बाद आप पश्चिम दिशा में आएंगे वापस से। तो ठीक है, पहले पश्चिम में चला, फिर दक्षिण में, और फिर अगेन पश्चिम में चलना होगा। तो बच्चों और साथियों, इन क्वेश्चनों में आपको कई वेरिएशन में सोचना है कि आपसे यदि पूछा गया है कि बैंक से बाजार जाने के लिए, तो बैंक से बाजार जाने के लिए एक तो ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, तो आप अपने आप को इस प्रकार से यहाँ पर सेट करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। ये जो निशान है, यह वाला, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यह प्रदर्शित कर रहा है चारों दिशाओं की स्थिति, कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम दिशा है, यह बता रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चिकित्सालय के दक्षिण में क्या स्थित है। आपका जो चिकित्सालय है, अस्पताल है, उसके दक्षिण दिशा में क्या है। तो देखते हैं चिकित्सालय कहाँ पर है। ये आपका चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से बोले तो नीचे की ओर दक्षिण दिशा हो गई। दक्षिण दिशा में एक तो बाजार है और एक आपका स्कूल भी आता है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, बाजार और स्कूल स्थित है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय के नजदीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो जो आपका विद्यालय है उसके नजदीक में कौन कौन सी जगह है, तो नजदीक में एक तो बाजार है और एक चिकित्सालय है। रेलवे स्टेशन तो हालांकि दूर है, लेकिन नजदीक में सबसे ज्यादा नजदीक यहाँ पर बाजार दिख रहा है। चलिए तो बाजार स्थित है। और भी आप इसके साथ में यदि लिखना चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं, अस्पताल को या चिकित्सालय को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार से है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र होता है,
एक स्थलाकृति मानचित्र होता है और एक विषयगत मानचित्र होता है। तो मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है, भौतिक मानचित्र याद रखना है, दूसरे नंबर पर राजनीतिक मानचित्र याद रखना है और तीसरे नंबर पर स्थलाकृति मानचित्र याद रखना है। तो ये 3 मानचित्रों के नाम तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में यह आपसे पूछा ही जाए। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कैसी होती है? पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। यह आपकी पृथ्वी तो इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ दिशाओं में खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है और भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। बीच में होती है यहाँ पर भूमध्य रेखा। भू से अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य से अर्थ होता है कि बीच में। तो जो पृथ्वी के बीच में रेखा है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग, यह आपका नॉर्थ गोलार्ध और ये आपका साउथ गोलार्ध होता है, इनको अलग अलग करती है, वह रेखा आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। जबकि देशांतर रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में, देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है और उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। ये बिल्कुल संतुलित आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग किसी विशिष्ट स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपने अपने मोबाइल या फिर आपके पिताजी के मोबाइल के अंदर लोकेशन ऑन की होगी। लोकेशन शब्द से आप परिचित होंगे कि आप लोकेशन तुरंत ऑन करके रास्ता देख लेते हैं कि हमें किस रास्ते से इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, ग्वालियर जाना है। ठीक है, तो आप लोकेशन ऑन करके उस जगह का पता लिख के और कर सकते हैं कि इसका क्या रास्ता है। तो वही लोकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है कि विशिष्ट स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। निर्देशांक एक संख्यात्मक प्रणाली है। ये एक संख्यात्मक अंक होते हैं आपके अक्षांश और देशांतर के लिए। ठीक है, उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए एक आपके देशांतर इधर से आई और अक्षांश इधर से आई, तो इस जगह की जो लोकेशन होगी, जो स्थिति होगी, इस जगह की लोकेशन के लिए जो भी निर्देशांक होंगे अक्षांश के और देशांतर के, वे गणितीय रूप में होंगे। उसे ही हम उसकी लोकेशन कहेंगे, जो किसी समतल या गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को बताती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है और आपके फाइनल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको ग्लोब का चित्र बनाना है या चित्र बनाया भी मिल सकता है। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताने के लिए कह दिया जाए कि बताइए ये चीजें कहाँ कहाँ पर है, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, एक ही बार में बात फिनिश। क्या है? भूमध्य रेखा। तो भू के मध्य में यह आपकी भू है। भू अर्थ से अर्थ है पृथ्वी। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये आपकी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो काफ़ी सारी जगह ऊपर और थोड़ी जगह नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है, तिरछी है, अपने स्थान पर झुकी हुई है, इस कारण से आपको ऐसे दिखाई दे रही है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध से अर्थ है कि ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो आपका जो नॉर्थ है वो इस तरफ है, ठीक है, आपका उत्तर इस तरफ है, तो आपकी उत्तरी गोलार्ध इस तरफ हो जाएगी। ये ऊपर की जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ गोलार्ध हो जाएगी। इसके अपोजिट आपके यहाँ पर साउथ गोलार्ध हो जाएगी भूमध्य रेखा के नीचे। इसके बाद खड़ी जो रेखाएं होती है, कैसी रेखाएं? खड़ी रेखाएं, वे सब आपकी देशांतर रेखाएं होती है। इस तरफ से ये जो दिख रही है, ये सारी देशांतर रेखाएं ही है। ठीक है, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। इसके बाद में अक्षांश रेखाएं आड़ी होती है। कैसी होती है? आड़ी जो रेखाएं हैं वे सब, आड़ी शर्त इस तरफ वाली, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है
और सभी अक्षांश रेखाएं आड़ी ही होती है और धीरे धीरे करके ये यहाँ तक चली जाती है, पोल तक चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध और भूमध्य रेखा, इन सभी को इस ग्लोब के ऊपर बताया। आई होप कि ये आपको 8th ग्रेड का सेकंड पार्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यदि आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा, कुछ लिखना होगा कि वंस मोर और भी आपको वीडियोस चाहिए। देन आपको नए वीडियोस पूरी 8th ग्रेड बुक इसी प्रकार से कंप्लीट डिजाइन करके मिलती रहेगी। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको बेहतर लगे तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और साथियों, ये तो आपकी सोशल साइंस थी, इसी प्रकार से मैथ्स की, साइंस की भी 8th ग्रेड को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। थैंक यू वेरी मच।